हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज का टॉपिक नंबर 4, रिकार्डोस कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। रिकार्डो ने ये थ्योरी को किस बुक में एक्सप्लेन किया है? प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन 1817। बेसिकली यहाँ रिकार्डो ये कहना चाहते हैं कि सपोज कोई कंट्री है जो दो गुड्स का प्रोडक्शन कर रही है और वो दोनों ही गुड्स के प्रोडक्शन में एफिशिएंट है, लेकिन अगर फिर भी वो कंट्री कंपेयर करे तो किसी एक कमोडिटी के प्रोडक्शन में वो ज्यादा एफिशिएंट होगी एज कंपेयर टू अनदर। क्लियर? तो वो क्या करेगी, जिसमें उसको एडवांटेज है यानी कि कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज है उसका वो प्रोडक्शन करेगी और एक्सपोर्ट करेगी, और जिसमें उसको कंपैरेटिव डिसएडवांटेज है उसको दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करा लेगी। डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एवरी कंट्री शुड स्पेशलाइज इन प्रोडक्शन, दैट इज she should export those goods in which she has greater comparative advantage and import those goods in the production of which she has greater comparative disadvantage। यानी कि जिसके प्रोडक्शन में comparative advantage ज्यादा है उसका प्रोडक्शन करना है और एक्सपोर्ट करना है, और जिसके प्रोडक्शन में comparative disadvantage है उसको इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, ये जो एडम स्मिथ की एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी है उससे थोड़ी अलग है। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी में क्या था कि जो कंट्री है वो किसी एक गुड को ही प्रोड्यूस करने में एफिशिएंट है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही गुड्स के प्रोडक्शन में कंट्री एफिशिएंट है, लेकिन फिर भी जिसमें उसको ज्यादा एडवांटेज हो रहा है वो उसी का प्रोडक्शन करेगी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वेलेस, the law of comparative cost stated that if two countries have different ratio of efficiency in the production of different commodities, यानी कि अगर दो कंट्रीज हैं, दो गुड्स का प्रोडक्शन कर रही हैं, दोनों ही गुड्स के प्रोडक्शन की जो एफिशिएंसी है वो दोनों ही कंट्री में अलग अलग है, तो अब क्या होगा? Those countries will tend to produce the commodities in which their efficiency is relatively greatest or their inefficiency is least, and they will trade with one another। दोनों ही कंट्री जिस पर्टिकुलर कमोडिटी के प्रोडक्शन में ज्यादा एफिशिएंट होगी वो केवल उसी कमोडिटी का प्रोडक्शन करेंगे, फिर आपस में एक दूसरे से ट्रेड कर लेंगे। क्लियर? तो दोनों को ही फायदा हो जाएगा। ये हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। टाइम स्पैन है 1 आवर का। ठीक है, 1 घंटे में जो ए है वो 10 कुकीज बेक कर सकता है या तो 30 पाइस बेक कर सकता है। उसी तरह जो बी है वो 10 कुकीज बेक कर सकता है या 10 पाइस बेक कर सकता है 1 आवर में। अगर हम इसकी एफिशिएंसी देखें तो कुकीज और पाई की एफिशिएंसी ए की हो गई 1:3 और बी की क्या हो गई 1:1। ओके, अगर हम इन दोनों को इंडिविजुअली काम करने के लिए बोले 1 घंटे के लिए, ठीक है, तो क्या होगा? ए को 1 घंटे में कुकीज भी बनानी है, पाइस भी बनाने हैं, बी को भी 1 घंटे में कुकीज भी बनानी है और पाइस भी बनाने हैं। तो इन दोनों के पास एक एक कम्युनिटी के लिए आधा आधा घंटा बचा ताकि 1 घंटे में दोनों चीज बन जाए। तो ए 1 घंटे में 10 कुकी बना सकता है तो आधे घंटे में 5। जो बी है वो 1 घंटे में 30 पाई बना सकता है तो आधे घंटे में 15। क्लियर? अब बी की बात कर लेते हैं। तो 1 घंटे में 10 कुकीज तो आधे घंटे में 5, 1 घंटे में 10 पाइस तो आधे घंटे में 5। क्लियर? जब दोनों ही लोगों ने दोनों का प्रोडक्शन किया तो टोटल क्या था? हमारे पास टोटल कुकीज आए 10, 5 + 5 10, और टोटल पाइस कितने आए? 20। यहाँ पे तुम देख रहे हो इसकी एफिशिएंसी पाइस में ज्यादा है और इसकी एफिशिएंसी दोनों में एक जैसी है, लेकिन अब जो जिसमें ज्यादा एफिशिएंट है वो अपना पूरा टाइम उसी को डेडिकेट करे तो क्या होगा? अगर ए पूरा 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ पाइस बनाता है तो कितने पाइस मिल जाएंगे? 30 पाइस। पूरा 1 घंटा सिर्फ पाइस को दिया क्योंकि वो उसमें ज्यादा एफिशिएंट है तो 30 पाइस होंगे हमारे पास। और बी अगर ये पाइस बना रहा है तो ये क्या बना लेगा? कुकीज। 1 घंटे में 10 कुकीज बना सकता है। क्लियर? यानी कि जब इन दोनों ने काम एक्सचेंज कर लिया या डिस्ट्रीब्यूट कर लिया तो अब हमारे पास टोटल देखो कुकीज कितनी है? 10। पहले भी 10 थी, लेकिन पाइस का नंबर कितना हो गया? 30। पहले पाइस 20 बेक हो रहे थे लेकिन अब कितने हो रहे हैं? 30। तो यहाँ पर दोनों का ही फायदा होता है अगर दोनों जन अपनी अपनी बेस्ट एफिशिएंसी वाले कमोडिटी पर ही काम करे तो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं assumption पर। theory of comparative cost is based on the following assumption। पहला क्या है? there are only 2 countries and they produce 2 goods, तो 2x2 मॉडल है। लेबर इज द ओनली फैक्टर। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लेबर को ही कंसिडर किया गया है।
और जो लेबर है वो कैसा है, होमोजीनियस है, यानी कि एक जैसे हैं सारे लेबर। प्रोडक्शन इज सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, और क्या माना गया कि प्रोडक्शन होता जाएगा तो वो रिटर्न हमको जरूर देगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्टली मोबाइल विद इन द कंट्री, यानी कि जो लेबर है वो विद इन द कंट्री तो मूव कर सकता है लेकिन बिटवीन द कंट्रीज मूव नहीं कर सकता। कोई भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं है। गुड्स का जो डिमांड है वो कांस्टेंट है। इंटरनेशनल ट्रेड फ्री फ्रॉम ऑल गवर्नमेंट कंट्रोल्स, यानी कि गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट दोनों ही कंट्री में अचीव होगा। देयर इज परफेक्ट कंपटीशन बोथ इन द गुड्स मार्केट एंड फैक्टर मार्केट, और दोनों ही कंट्री की इकोनॉमी में कैसा कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन। ये सारे 10 assumptions हैं इस थ्योरी के। ओके, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट हमारा जो बीकॉम सेम 4 का बैच है जिसमें हम आपको 5 सब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं। एक है इंटरनेशनल ट्रेड जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बाकी के जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि कॉस्ट अकाउंट 2, स्टैटिस्टिक्स, टैक्सेशन 2 और ऑडिटिंग, इन सब की प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छे से हो सकती है इन जस्ट 2399 रुपीज ओनली। यू कैन डाउनलोड अवर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर। सो आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? गो एंड परचेज अवर कोर्स टू लेवल अप योर प्रिपरेशन, एंड फॉर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। Now, explanation of the theory with another example. Comparative difference in cost means both the countries are in a position to produce both the goods at less cost than the other country, yet it has greater comparative disadvantage in the production of one of the two goods, while it has less comparative advantage in the production of the other good. यानी कि दो countries है जो दोनों ही goods के production में efficient है, वो दोनों ही goods का production less cost of production में कर सकती हैं, लेकिन फिर भी उनको किसी एक गुड्स के प्रोडक्शन में ज्यादा फायदा है। तो दोनों कंट्रीज अपनी अपनी एफिशिएंसी वाला जो प्रोडक्ट है वो चूज कर लेंगे, उसका प्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, ट्रेड। Another example, a doctor can be more skilled in gardening than his gardener, but he is decidedly more efficient in medical practice than gardening. If he does not devote all his time to medical practice, in which he is more efficient, he will be a loser. He will gain only if he devotes all his time to medical practice rather than gardening. अगर एक डॉक्टर है जिसकी गार्डनिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन मेडिकल प्रैक्टिस में भी उसकी एफिशिएंसी है, तो दोनों ही काम वो कर सकता है, लेकिन उसको फायदा किसमें होगा, मेडिकल प्रैक्टिस करने में। और अगर वो अपना सारा टाइम गार्डनिंग को डेडिकेट कर देता है तो वो एक लूजर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, माना कि वो गार्डनिंग में अपने गार्डनर से भी ज्यादा एफिशिएंट है, लेकिन फिर भी मेडिकल प्रैक्टिस उसको ज्यादा गेन प्रोवाइड करेगा। क्लियर? तो यहाँ पे जो बेसिक डिफरेंस था एडम स्मिथ और इनकी थ्योरी में वो यही है कि एडम स्मिथ की जो 2 कंट्रीज थी उसमें वो कंट्रीज किसी एक कमोडिटी के प्रोडक्शन में ही एफिशिएंट थी, लेकिन रिकार्डो के हिसाब से जो कंट्रीज है वो दोनों ही गुड्स का प्रोडक्शन करने में एफिशिएंट है, लेकिन फिर भी उनको जिसमें कंपैरेटिव एडवांटेज ज्यादा लगता है उसी को प्रोड्यूस करती हैं और एक्सपोर्ट कर देती हैं। क्लियर? नाउ कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ टेबल। यहाँ पे जो 2 कंट्रीज है वो इंडिया, नेपाल, 2 कमोडिटीज राइस और व्हीट। ये है इंटरनेशनल ट्रेड से पहले का प्रोडक्शन और ये उसके बाद का 1 डेज प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ लेबर। 1 यूनिट ऑफ लेबर एक दिन में कितना प्रोड्यूस कर सकता है ये बताता है। इंडिया में 1 यूनिट ऑफ लेबर एक दिन में 10 यूनिट ऑफ राइस प्रोड्यूस कर सकता है या तो 10 यूनिट्स ऑफ व्हीट प्रोड्यूस कर सकता है। नेपाल में क्या है, 4 यूनिट ऑफ राइस प्रोड्यूस कर सकता है एक दिन में या तो 8 यूनिट ऑफ व्हीट। तो हम यहाँ देख रहे हो कि अब इंडिया तो दोनों के ही प्रोडक्शन में एफिशिएंट है, लेकिन जो नेपाल है वो व्हीट के प्रोडक्शन में थोड़ा ज्यादा एफिशिएंट है। तो नेपाल क्या करेगा, व्हीट का प्रोडक्शन उसने इंक्रीज कर दिया और राइस का प्रोडक्शन कम कर दिया। जब नेपाल व्हीट का प्रोडक्शन कर रहा है तो इंडिया किसका करेगा, राइस का प्रोडक्शन करेगा। तो इंडिया ने व्हीट का प्रोडक्शन डिक्रीज कर दिया। यहाँ पे देखो, जब इन दोनों के बीच में ट्रेड हुआ उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में जो राइस का प्रोडक्शन है वो कितने से बढ़ गया, 6 यूनिट से बढ़ गया, और व्हीट का प्रोडक्शन 2 यूनिट से कम हो गया। अगर हम ओवरऑल देखें +6 - 2 कितना होता है, +4। ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज ओवरऑल प्रोडक्शन इन द इंटरनेशनल मार्केट इंक्रीजेस बाय 4 यूनिट। तो यहाँ पे दोनों का ही फायदा हुआ। It is clear from the table that India is more efficient than Nepal in the production of both the goods, but India's efficiency in the production of rice
is 2.5 times more than that of Nepal, while in the production of wheat it is just 1.25 times more. इंडिया दोनों में ही एफिशिएंट है, लेकिन अगर हम राइस की बात करें तो ये कितना ज्यादा है 2.5 टाइम्स, और ये कितना ज्यादा है 1.25 टाइम्स. तो इंडिया की एफिशिएंसी नेपाल से राइस के प्रोडक्शन में ज्यादा है एज कंपेयर टू व्हीट. यानी कि इंडिया को किसमें फायदा होगा? राइस में. इंडिया हैज मोर कंपैरेटिव एडवांटेज इन स्पेशलाइजिंग इन राइस. और क्लियर हो जाएगा आगे के एक्सप्लेनेशन से. कॉस्ट रेशियो इन इंडिया विल बी एज अंडर. कॉस्ट रेशियो देख लेते हैं. इंडिया में राइस का कॉस्ट रेशियो क्या है? 10 यूनिट्स ऑफ राइस डिवाइड बाय इन नेपाल 4 यूनिट्स ऑफ राइस. क्योंकि इंडिया का कॉस्ट रेशियो देख रहे हैं तो इंडिया को ऊपर रखेंगे और नेपाल को नीचे. तो एक दिन में इंडिया कैन प्रोड्यूस 10 यूनिट्स ऑफ राइस और नेपाल कैन प्रोड्यूस ओनली 4 यूनिट्स ऑफ राइस. तो ये 2 5 10 2 2 4 क्या आया रेशियो? 5:2. क्लियर. इसी तरीके से व्हीट का रेशियो देख लेते हैं. इंडिया कैन प्रोड्यूस 10 यूनिट्स ऑफ व्हीट इन अ डे एंड नेपाल कैन प्रोड्यूस ओनली 8 यूनिट ऑफ व्हीट इन अ डे. तो क्या आया? 2 5 10 2 4 8. क्या रेशियो आया? 5:4. ये है कॉस्ट रेशियो इंडिया का राइस में और व्हीट में. इट इज एविडेंट फ्रॉम द अबव टेबल दैट कॉस्ट रेशियो ऑफ राइस इन इंडिया इज ग्रेटर देन दैट ऑफ व्हीट. यहां दिख रहा है कि राइस में इंडिया नेपाल का रेशियो है 5:2 और व्हीट में इंडिया नेपाल का रेशियो है 5:4. यानी कि इंडिया नेपाल से राइस के प्रोडक्शन करने में ज्यादा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू व्हीट. सो इंडिया विल गेट ग्रेटर कंपैरेटिव एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस देन व्हीट. हेंस इंडिया विल कंसंट्रेट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ राइस. इसी तरीके से नेपाल की बात कर लेते हैं. तो कॉस्ट रेशियो ऑफ व्हीट, नेपाल का कॉस्ट रेशियो क्या है? 8/10 4:5. इंडिया नेपाल. कॉस्ट रेशियो ऑफ राइस इंडिया का 4, नेपाल का 10. 2 2 2 5 2:5. क्लियर. यहां पे इंडिया नेपाल से दोनों के प्रोडक्शन में ज्यादा एफिशिएंट है, लेकिन फिर भी अगर नेपाल राइस का प्रोडक्शन करता है तो देखो डिफरेंस कितना है एफिशिएंसी में? 3. और अगर नेपाल व्हीट का प्रोडक्शन करता है तो डिफरेंस कितना है? केवल 1. तो अगर नेपाल व्हीट का प्रोडक्शन करेगा तो उसको कंपैरेटिवली कम नुकसान होगा, इसलिए नेपाल फायदे में है. इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव एग्जांपल दैट नेपाल हैज लेस कंपैरेटिव डिसएडवांटेज, यानी कि उसको व्हीट के प्रोडक्शन में नुकसान एज कंपेयर टू प्रोडक्शन ऑफ राइस कम होगा. ठीक है. इट हैज लेस कंपैरेटिव डिसएडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, हेंस इट शुड कंसंट्रेट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट और इंपोर्ट राइस फ्रॉम इंडिया. नेपाल व्हीट का प्रोडक्शन करेगा और राइस इंपोर्ट करा लेगा, और इंडिया राइस का प्रोडक्शन करेगा और व्हीट इंपोर्ट करा लेगा. एज पर द टेबल, अब 1 यूनिट के टर्म्स में देखते हैं. इंडिया में 1 यूनिट ऑफ राइस इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑफ व्हीट. अब ये आया कैसे? तो टेबल पर जाते हैं. क्या था इंडिया में? 10 यूनिट ऑफ राइस, 10 यूनिट्स ऑफ राइस इक्वल्स टू 10 यूनिट्स ऑफ व्हीट. हमको 1 यूनिट का निकालना है, तो 1 यूनिट ऑफ राइस क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 10/10 इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑफ व्हीट. क्लियर. तो 1 यूनिट ऑफ राइस इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑफ व्हीट, ये इंडिया का आ गया. नेपाल का देखें तो 4 यूनिट्स ऑफ राइस इक्वल्स टू 8 यूनिट्स ऑफ व्हीट नेपाल में. सो 1 यूनिट ऑफ राइस इक्वल्स टू, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई 8/4, तो कितना आया? 1 unit of rice equals to 2 units of wheat. Clear? So if India produces 1 unit of rice, it has to sacrifice 1 unit of wheat. And if Nepal produces 1 unit of rice, it has to sacrifice 2 units of wheat. अब ट्रेड से फायदा कैसे होगा? India gains if it gets more than 1 unit of wheat in exchange of 1 यूनिट ऑफ राइस. अगर इंडिया को
एक यूनिट ऑफ राइस देने के बदले में एक से ज्यादा यूनिट ऑफ व्हीट मिलेगा तो इंडिया फायदे में होगा। तो देखो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर इंडिया 1 यूनिट ऑफ राइस नेपाल को दे दे तो नेपाल उसको कितना देगा, 2 यूनिट्स ऑफ व्हीट इंडिया को मिलेगी। तो यहाँ पे साफ साफ इंडिया को फायदा होता दिख रहा है। नेपाल की बात कर लेते हैं। नेपाल गेन्स इफ इट गेट्स 1 यूनिट ऑफ राइस इन एक्सचेंज फॉर लेस देन 2 यूनिट्स ऑफ व्हीट। अगर उसको 2 यूनिट ऑफ व्हीट से कम में 1 यूनिट ऑफ राइस मिल जाता है तो नेपाल फायदे में होगा। तो देखो क्या करेगा नेपाल, इंडिया को 1 यूनिट ऑफ व्हीट एक्सपोर्ट करेगा और सामने इंडिया से 1 यूनिट ऑफ राइस ले लेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, नेपाल ने 2 यूनिट से कम व्हीट को सैक्रिफाइस करके 1 यूनिट ऑफ राइस ले लिया। तो यहाँ पे नेपाल का भी फायदा हुआ। क्लियर? नाउ विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, एक्स एक्सिस पर लिया है व्हीट, वाई एक्सिस पर है राइस। ए सी जो है वो क्या है, पीपीसी कर्व ऑफ नेपाल, और ए बी जो है वो है पीपीसी कर्व ऑफ इंडिया। पीपीसी क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 100 रुपए है तो या तो मैं उससे मूवी देख सकती हूँ और या तो बर्गर खा सकती हूँ। तो अगर मैंने मूवी देखना चूज किया तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा, बर्गर। जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा व्हीट, क्योंकि वो राइस के प्रोडक्शन में ज्यादा उसको फायदा है, और नेपाल के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा राइस, क्योंकि उसको व्हीट के प्रोडक्शन में ज्यादा फायदा है। शेडेड रीजन ABC शोज द गेन फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड। यहाँ पे जो शेडेड रीजन है, जब दोनों के बीच में ट्रेड हो जाता है तो कितना फायदा होता है दोनों को, ये ट्राइंगल बताता है ABC। यहाँ पे इंडिया को 1 यूनिट राइस देने के बदले 1 यूनिट से ज्यादा व्हीट मिल जाएगा, और नेपाल को 2 यूनिट्स ऑफ व्हीट से भी कम सेक्रीफाइस करने पर पूरा 1 यूनिट ऑफ राइस मिल जाएगा। तो शेडेड रीजन फायदा बताता है। ओके, आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी, रिकार्डोज कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। बेसिकली इसमें ये कहना है कि 2 कंट्रीज किसी एक ही गुड्स के प्रोडक्शन में अपनी स्पेशलाइजेशन दिखाएं और फिर बाद में ट्रेड कर ले, जिससे दोनों का ही फायदा होता है। ओके, सो ये टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। थैंक यू।